अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किए थे मशीन लर्निंग के मॉडल्स ना, उनमें एक हमने रिग्रेशन का मॉडल देखा था, लीनियर रिग्रेशन, और इस सुपरवाइज्ड लर्निंग के मॉडल्स थे, और एक हमने देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो रहा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ओवर फिटिंग से और अंडर फिटिंग से, कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं या तो हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है और ओवर फिटिंग की तरफ चला जाता है, तो या मॉडल हमारा क्या है कि उस तरह से प्रॉपर्ली पैटर्न को रिकग्नाइज नहीं करता और अंडर फिट होता है। अब इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए या मज़ीद समझने के लिए इसकी हम मिसाल ले लेते हैं ऐसे, कि जैसे समझे हमारे पास, अगर हमारे पास एक मॉडल था और उसको हमने डॉग की इमेजेस दिखाएंगे। अब वो जितनी भी डॉग की इमेजेस थी वो सारी थी पार्क में, यानी कि जो भी हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है उसको जो सैंपल डाटा दिया गया, ट्रेनिंग डाटा दिया गया, उसमें जब भी डॉग की इमेज आई, डॉग किधर था, किसी न किसी पार्क में था, किसी ग्रीन एरिया में था। तो हमारे मॉडल ने क्या किया, वो इतना अच्छा ट्रेन हुआ उसके ऊपर, तो साथ उसने ये चीज़ भी लर्न कर ली कि जी जब भी हमारे पास डॉग होगा उसके साथ ग्रीन कलर का होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रास का होना ज़रूरी है। तो अब अगर हम उसको कोई अनसीन डाटा, जैसे कि घर के अंदर कोई डॉग था हमारे पास, अगर हम उसकी फ़ोटोज़ को देते हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा या उसको फॉल्स कैटेगरी में लाइक कर देगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल क्या होगा, ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि उसने सिर्फ डॉग को रिकॉग्नाइज करना था, उसने साथ ग्रास को मतलब है उसको भी साथ ना, मतलब है सीख लिया, यानी कि ये भी पैटर्न का होना ज़रूरी है। अच्छा, आज हम ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का देख रहे थे। जैसा लास्ट लेक्चर्स में हमने पहले के मॉडल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, लीनियर रिग्रेशन का और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन वगैरह की थी। तो इसी तरह आज हम देख रहे थे कि मॉडल किस तरह से हमारा ना सीखता है, और उसके बाद सम टाइम मॉडल को जो ट्रेन डेटा मिलता है वो उसका इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रेन हो जाता है कि वो ओवर फिटिंग की तरफ चला जाता है। और सम टाइम मॉडल जो है वो कह लें कि कुछ चीज़ वो अंडरलाइंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो अंडर फिटिंग की तरफ जाता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमारे पास कह लें कि अगर हमारे पास एक मॉडल था, उसको हम सिर्फ क्या करें, डॉग की फ़ोटो दिखाएं, लेकिन जितने भी डॉग्स की फ़ोटो आती है हमारे सैंपल डाटा में या ट्रेनिंग डाटा में, वो किधर थी बोला, जो पार्क में जब वो बैठा हुआ था, या कि ग्रास उसकी एडुकेटेड डॉग थी। तो अब हमारे मॉडल ने क्या किया कि उसने डॉग को तो रिकॉग्नाइज किया स्टार्टिंग में, लेकिन साथ उसने देखा कि जिधर डॉग होगा उसके साथ ग्रास होगी, यानी ग्रीन कलर होगा या ग्रास होगी। तो अब जब ऐसे मॉडल के ऊपर जब हम कोई अनसीन फ़ोटो दिखाते हैं डॉग की, लेट्स से जो घर के अंदर बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो उसको गलत कैटेगराइज कर दे या वो उसको एज अ डॉग रिकॉग्नाइज ही ना करे, क्योंकि हमारे मॉडल ने क्या किया, ओवर फिटिंग होगी, उसने वो पैटर्न भी सीखना शुरू कर दी जो कि उसने सीखने नहीं थे, क्योंकि उसने सिर्फ डॉग को रिकॉग्नाइज करना था, लेकिन उसने साथ क्या किया, इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ये पैटर्न भी है कि मतलब जो डॉग है उसके साथ क्रॉस है। तो इस सूरत में मॉडल हमारा ओवर फिटिंग की तरफ चल जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल है जो इधर मैंने लिखी हुई भी है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे हमारे पास कह लें कि किसी मुल्क में रहने के लिए जब हम देखते हैं, तो मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है या इस तरह से ना, तो अब उसकी उसके लिए हम कहते हैं कि लेट्स से किसी की 7.3 वैल्यू है, किसी की 7.4 है। तो जो मॉडल था उसने जब ट्रेन हुआ तो उसने देखा कि अगर हमारे पास जो कंट्री का नेम है उसमें अगर एस आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है या आर आ रहा है, तो तब भी मतलब है कि वो लिविंग स्टैंडर्ड उसका अच्छा है। तो अब स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे के केस में अगर हम कहें तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम लेट्स से ज़िम्बाब्वे की बात करें, तो उसके ऊपर भी मॉडल कहेगा कि यहाँ पे भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो हाई है, तो ऑटोमेटिकली, और वो सिर्फ़ किस बेस पे कह रहा है, क्योंकि ज़िम्बाब्वे में मतलब डब्ल्यू आ रहा है। तो इस वजह से
जो इसका मतलब है कि हमारे मॉडल ने ये पैटर्न गलत रिकॉग्नाइज़ कर लिया और वो ओवर फिट कर रहा है डाटा की तरफ, यानी कि ऐसा मॉडल हमारे पास ट्रेनिंग सेट पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम टेस्टिंग डाटा की तरफ जाते हैं या अनसीन डाटा की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसने गलत कैटेगराइज करना है या गलत परफॉर्म करना है। अब इसको हल किस तरह से करते हैं, या हम इसको मॉडल पे किस तरह से वापस ओवर फिटिंग से निकाल के लेके जाते हैं ताकि जनरलाइजेशन की तरफ आए। तो इसका एक तो आसान ये है कि हम अपने जो ट्रेनिंग डाटा था उसको मतलब है कि वो ट्रेनिंग डाटा कैटेगरी यानी कि हाउस के अंदर की भी डॉग की पिक्चर्स लें, सिर्फ पार्क में लें, स्विमिंग पूल के पास की भी लें, इसी तरह क्या कहते हैं स्कूल्स वगैरह के बाहर, रोड के ऊपर, ताकि हमारा मॉडल जनरलाइज कर सके कि उस कहीं पे भी अगर ये फ़ोटो होती है तो उसको एज़ अ डॉग रिकॉग्नाइज़ करे, और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रास हो। और दूसरा ये होता है कि हम अपने जब मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम उसके पैरामीटर्स को कम कर सकते हैं। इसी तरह जब हमारे पास मॉडल है जब वो अंडर फिटिंग की तरफ जाता है तो उस टाइम क्या हो रहा था कि वो अपोजिट होता है ओवर फिटिंग का, यानी कि अब मॉडल उतनी अच्छे से चीज़ों को पैटर्न को रिकग्नाइज नहीं करना जो अंडरलाइंग है, जो कि उसको करने चाहिए थे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास उधर अगर हम डाटा को मतलब है कि ज़्यादा कर रहे थे और इकट्ठा करते और पैरामीटर्स को हम फ्यू करते ओवर फिटिंग में, इधर अगर हमारे पास अंडर फिटिंग में जा रहा है तो हमने ऑटोमेटिक क्या करना है कि हमने इसको मज़ीद पैरामीटर्स देने हैं ताकि उसको मज़ीद अच्छे से रिकग्नाइज कर सके, मज़ीद अच्छे से उस चीज़ों को डिटेक्ट कर सके और अंडरलाइन पैटर्न्स को देख सके। तो अब अंडर फिटिंग और फिटिंग का आइडिया हो गया, और किस तरह से हम उसको कह लें कि कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं और मॉडल को जनरलाइजेशन की तरफ लेके आ सकते हैं। ओके, देन मूव करते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है डिसीजन ट्रीज़ का, उसकी तरफ। डिसीजन ट्रीज़ हमारे पास दोनों तरह काम कर रहे हैं, एज अ क्लासिफिकेशन भी काम करता है और एज अ रिग्रेशन टास्क भी काम करते हैं। अच्छा, डिसीजन ट्री को समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम आयरस के डाटा सेट को लेते हैं। आयरस के डाटा सेट को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, या आपको अंदाज़ा है कि आयरस के डाटा सेट में 3 तरह के फ्लावर्स थे, आगे आयरस डोसा था, वर्सिकुलर था और वर्जिनिका था। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आयरस का जो डाटा सेट है वो पेटल लेंथ और उसकी जो पेटल की विड्थ है उसके ऊपर वो ट्रेन हो, और फिर वो क्लासिफाई करे कि आया पेटल की लेंथ और विड्थ को देखते हुए कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी का फ्लावर मौजूद है। तो हमने सिंपली आयरस का डाटा सेट लोड किया, और जो हमारे पास कहने ट्रेनिंग डाटा था उसमें हमने ये 2 3 पास, यानी कि इससे वो पेटल की लेंथ और पेटल की जो विड्थ है खाली इन 2 फीचर्स को सिलेक्ट कर, और टारगेट में हमारे पास आयरस के जितने भी वो फ्लावर्स के नाम थे वो लिखे। देन सीएन ट्री क्लासीफायर का जो फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन होता है साइकिट की लाइब्रेरी से, वो हमने कॉल कर लिया। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी उसकी मज़ीद नोड्स बनानी है सीएन ट्रीज़ की। इसका मैं आपको जब अभी नीचे हम ग्राफ देखेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप का। उसके बाद हमने डॉट फिट के फंक्शन को कॉल किया और एक्स वाई को फिट करा दिया, यानी कि मॉडल को हमने ट्रेन करा दिया। उसके बाद हमने अब जो, चूँकि मैंने आपको बताया कि डिसीजन जो ट्री मॉडल है इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ट्री टाइप बनाता है और उसके बेस पे जज कर रहा होता है कि क्लासीफाई कर रहा होता है चीज़ों को। तो हमने प्लॉट ट्री का फंक्शन कॉल किया और मैट प्लॉट ट्री का, और उसके बाद हमने फिगर जनरेट की जिसमें हमने फीचर्स को उसी तरह सेलेक्ट किया, पेटल लेंथ और उसकी विड्थ को। तो ये देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, उसने मॉडल जब ट्रेन हुआ तो उसने देखा कि पेटल की लेंथ अगर हमारे पास 2.45 सेंटीमीटर से कम होगी, तो अगर ये ट्रू है तो वो उसकी किसी तरह के सेडोसा कैटेगरी की तरफ उसको लेके जा रहा है। और अगर उसकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है पेटल लेंथ की, तो फिर वो क्या करेगा, फॉल्स वाली तरफ जाएगा और पेटल विड्थ को चेक करेगा। यानी कि अगर हमारे पास इफ एल्स की जैसे कंडीशन थी ना, इफ एल्स इफ की, अगर तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्लावर था उसकी पेटल लेंथ की बेस पे मॉडल ने टैग किया कि वो क्या था, सेडोसा था। और सेकंडली अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चला जाएगा जिसमें वो पेट्रोल की विड्थ को चेक करता है, विड्थ को भी चेक करता है। अगर वो देखता है कि 1.75 से कम थी हमारे पास, तो देन इसका मतलब है कि वो कौन सी कैटेगरी है, वर्सिकुलर की कैटेगरी है। और अगर उसकी विड्थ 1.75 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्या है, जिनका की कैटेगरी है। अच्छा, इसमें अब आपके पास ये चीज़ें नज़र आ जाएगी नहीं,
आपका स्कोर नज़र आ रहेगा, सैंपल्स का वैल्यू और ये क्लास ना नीचे। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे करें। मैं मिसाल लेता हूँ कि हमारे पास जो सबसे पहले मॉडल के पास पेटल की लेंथ है ये फ्लावर की वो थी 2.45 से कम थी, यानी कि 2.3 थी हम कहते हैं लेट्स। अब अगर वो 2.3 थी तो हमारे मॉडल के पास ना टोटल जो सैंपल्स थे कह लें वो 150 इंस्टांसेस थे ट्रेनिंग डाटा के ऊपर। उसने वो सबसे पहले क्या करता है वैल्यू में वो इनको 3 कैटेगरीज में इक्वली डिवाइड कर देता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास तीनों जो है थे आयरन वर्सिकुलर का, सेटोसा का, वर्सिकुलर का और विजिंका के तीनों के 50-50 सैंपल्स थे। अगर उसकी लेंथ हमारे पास 2.45 से कम होगी तो इसका मतलब है उसकी क्लास सेटोसा ट्रू है। तो जब देखिए जब इस तरफ हम जा रहे हैं तो अब हमारे पास सैंपल्स 50 रह गए। क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास हर जो उसने वैल्यू को सैंपल किया था उसने 50-50 सैंपल्स बताए थे कि हमारे पास 50 के सेटोसा के हैं, 50 वर्जिनका और 50 वर्सिकुलर के। तो उसने क्या किया कि अब नीचे हमारे पास जो वैल्यू थी उसमें से 50 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है इस तरह सैंपल भी हमारे पास 50 है और ये जो 50 की 50 है वो किस में लाया कर रहे हैं? आयरस सेटोसा में लाया करें। इस वजह से हमारे पास गिनी का स्कोर क्या है? 0 आया। यानी कि जब हमारा मॉडल 100% श्योर होता है किसी चीज़ के ऊपर तो उसके जो मैं क्लास के क्लासीफाई कर रहा हूँ या क्लासिफिकेशन जो कर रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो तो उस टाइम हमारे पास जो गिनी का स्कोर हो जाता है 0 आता है। और लेट्स से अगर हमारे पास क्या हुआ कि जब फॉल्स था तो देखिए अब हमारे पास जब फॉल्स कैटेगरी में गया है तो अब सेटोसा नहीं है ना, इसके अलावा बाकी दो तो हैं। तो इसका मतलब है कि सेटोसा अब हमारे पास 150 में से 50 तो माइनस हो गए तो सेटोसा तो नहीं है लेकिन 100 तो रह सकते हैं ना बाकी। तो उसने क्या किया इधर सैंपल्स में 100 ले लिए। अब ये जो 100 थे इनमें से भी उसने क्या किया वैल्यूज़ में 0 50 50 लिखा। क्यों? अब इधर 0 इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ से इस कंडीशन से ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि सेटोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास इधर से वैल्यू में सेटोसा की जगह वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई। लेकिन अभी इधर 50 और 50 मौजूद है, यानी कि इसका मतलब है कि अभी 50-50 हमारे पास जो सैंपल्स हैं मॉडल अभी क्लासीफाई करेगा विड्थ की बेस के ऊपर कि आया वो वर्सिकुलर का या विर्जिनका का। तो इसलिए आप देखें अगर हमारे पास गिनी का भी स्कोर है इस क्या है 0.5 है, यानी कि अभी इसने प्रोबेबिलिटी निकाली है इस वजह से। इसके बाद जब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो ट्रू हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाता है और फॉल्स होती है तो वो राइट साइड पे जाती है। अगर ये ट्रू होती है तो इसका मतलब ये वर्सिकुलर की है, यानी कि उसकी जो पेटल की विड्थ 1.75 से कम आती है तो इसका मतलब वो वर्सिकुलर में कैटेगराइज्ड है। तो अभी देखिए इसने क्या किया इधर 100 सैंपल में इसने देखा कि 50-50 एग्जैक्ट नहीं है बल्कि इसमें से 54 को उसने किस में लाइक किया वर्सिकुलर वाले में लाइक किया, यानी कि इसमें से 49 उसने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किए हैं कि वो वर्सिकुलर ही हैं और 5 उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि जो इसमें आ रहे हैं वो क्या है वर्जिनका के हैं। इसका मतलब है कुछ चीज़ें क्या कर रही होंगी आपस में ओवरलैप कर रही होंगी। गिनी की रेंज उस तरह से नहीं होती है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है हमारा मॉडल उतना कॉन्फिडेंट है अपनी प्रिडिक्शन करने में। तो बाकी इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब कि हमारा मॉडल उतना कहने के कॉन्फिडेंट नहीं है प्रिडिक्ट करने में चीज़ों। दूसरा मैं ये बता रहा था कि ये हमारे पास 49 वर्सिकुलर है और 5 के वर्जिनका के उसने उसमें लाई किया वैल्यू में। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर उसकी पेटल की विड्थ हमारे पास 1.71 से क्या है ग्रेटर देन आ रही है तो इट्स मीन्स कि हमारे पास तब फॉल्स कंडीशन हो रही है तो इसको वो लाइक कर रहा है विजिंटा कैटेगरी में और विजिंटा में जब लेके आ रहा है तो उसमें 46 सैंपल दिए हैं। क्यों बोला? जब उसने यहाँ से देखा है तो यहाँ से उसने 100 में से 54 सैंपल्स तो इधर भेज दिए थे ना और यहाँ से 46 सैंपल्स बताए थे जो उसने इस तरफ ले गया। अब इन 46 सैंपल्स में से भी वो कहता है कि वैल्यू में हमारे पास सेटोसा तो ऑलरेडी यहीं से 0 हो गया था लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे एक उसको वर्सिकुलर का लगा और बाकी जो 45 थे वो विर्जिनका टाइप के हैं। अब हमारे पास हाउएवर ये जो हम गिनी की वैल्यू निकालते हैं इसका कहने के मैथमेटिकल फार्मूला भी है। तो उस वो वैल्यू होती है हम 1 में से माइनस करते हैं जो हमारे पास बाकी की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही होती हैं हर एक ईच क्लास की कैटेगरी की। और उसके साथ जैसे मैं इसकी कैलकुलेट की है यहाँ पे 0/54 ये देखिए हमारे पास 0 वैल्यू थी और उसको डिवाइड करते हैं टोटल सैंपल्स पे, उसके बाद उसका स्केल ले लेना। इसी तरह इन सब को हमने आपस में ऐड करना होता है और फिर 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास गिनी की वैल्यू कैलकुलेट जैसे 0.168 इधर आ जाती है। तो इस तरह गिनी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है। तो वैसे इसका यही होता है मोस्टली कि जितनी हमारे पास ये वैल्यू 0 के करीब होगी उतना हमारा मॉडल कॉन्फिडेंट होगा। यहाँ तक चीज़ों की समझ आ रही है? ओके देन। अच्छा
नेक्स्ट हम इसको चेक भी कर लेते हैं ग्रिड में, कह लें कि प्लेस करके, जैसे इन बाउंड्रीज इसकी जिस तरह हमने लास्ट टाइम मैजेस्टिक रिग्रेशन की देखी थी बाउंड्रीज वगैरह बना के। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि उसने इसको 3 तरह कैटेगराइज़ किया। और अब इसमें देखें, क्योंकि जो आयरस सेटोसा की कैटेगरी थी वो तो बिल्कुल, मतलब पैटर्न की जो लेंथ थी उसकी 2.45 से कम थी, तो 2.45 से जो कम वाली पैटर्न की लेंथ थी वो तो उसने अलहदा कर दी गई थी, बिल्कुल उसका बॉक्स भी उसने बिल्कुल अलहदा रख दिया। बाकी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जब रॉन्ग हुई थी तो इसका मतलब है कि जो अगले 2 ये फ्लावर्स आर थे की लेंथ 2.45 से ज़्यादा थी, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरलैप भी करते और अब हमारे पास एक पेटल विड्थ था जिसकी बिना पे हम उसको मज़ीद क्लासिफाई कर रहे थे। तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ, 2.45 से आगे अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको ऐसे वर्टिकल में डिवीजन नज़र नहीं आएगी, बल्कि आप हॉरिजॉन्टल ये डिवीजन नज़र आएगी। अभी हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है वो किसकी बेस पे है, इस पेटल विड्थ की बेस पे, यानी कि पेटल विड्थ की जो वैल्यू थी 1.75 और मोस्ट हमने कंडीशन लगाई थी, तो देखिए 1.75 से अगर लेंथ ज़्यादा होती जाती है पेटल की विड्थ की तो देखिए अलग कैटेगरी यानी कि वर्जिन के, और अगर 1.75 से कम है लेकिन यहाँ से 2.45 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरस वर्सिकुलर की कैटेगरी में लाया है। अच्छा, इसका जो कोड था इसमें हमारे पास उसी तरह हमने इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी है एक्स की, और देन हमने उसको कह लें कि प्रिडिक्ट किया उसकी वैल्यूज़ को जो हमारे पास स्कैटर प्लॉट बना हुआ था, और उसको वापस हमने जी शेप करा के 2D अरे में कन्वर्ट किया, देन फिगर का साइज सेट किया, बाकी कमेंट्स वगैरह लिख दिए। कोड की अगर ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास ये देखें कुछ जो आपको इस ब्लू कलर के होंगे वो इस आरिस जिनका के वो आरिस वर्सिकुलर की कैटेगरी में भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो आरिस वर्सिकुलर के बिल्कुल करीब हैं इसके आरिस जिनका के। तो इसका मतलब कि हमारे जो डिसीजन बाउंड्री है वो हमारे जो मॉडल की ये प्रिडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग, या जो डिसीजन ट्री था उसके प्रैक्टिकली उसको दिखा भी रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे था ना कि कुछ जो हमारे पास है थे 5 उसने आयरस जिनका में लेके गया था, और यहाँ पे एक था जो आयरस वर्सिकुलर में लेके गया था। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या चीज़ें ओवरलैप कर रही थी। अब इसकी हम प्रिडिक्शन भी करके देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो अगर हम इस मॉडल प्रेडिक्शंस करते हैं तो ये अगर हमारे पास वैल्यूज़ को मैंने 4 पास किया और 1.5, तो अब देखिए पहली पेटल लेंथ की वैल्यू है और दूसरी पेटल विड्थ की है, तो देखिए 4 वैल्यू है जो और 1.5 है, ये 1.5 यानी कि 1.75 से कम थी और 4 इसकी सी, तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी बनती है। इसकी जब प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो देखिए इसमें तो 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन इसमें 90% प्रोबेबिलिटी है और इसकी 9% प्रोबेबिलिटी है। अब हम इसको प्रिडिक्ट के फंक्शन देखते हैं तो देखिए इसने अरे ऑफ 1 प्रिडिक्ट किया गया हमारे पास, जो ये अगर हमारे पास पैटर्न की लेंथ और विड्थ की वैल्यू ये दी गई है तो उस टाइम हमारे पास जो अरे है वो अरे ऑफ 1 की होगी। अब अरे ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ था, ये देखिए ये अरे ऑफ 0 में सेटोस है और अरे ऑफ 1 में वर्सिकुलर है, तो इसका मतलब है इसे बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं, लेट्स से मैं इसको पैटर्न की लेंथ को 2 कर देता हूँ और जो पेट्रोल की विड्थ है इसको भी हम कम करके 0.5 समथिंग लिए थे। तो देखिए अभी उसने 100% प्रोबेबिलिटी दे दी है कि अरे आयरस सेटोस है, और इनकी प्रोबेबिलिटी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी यानी कि 0 कर दी। नीचे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने अरे ऑफ 0 को कर दिया यानी कि आयरस सेटोस है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, पैटर्न की लेंथ को 2.45 से ज़्यादा रखते हैं, जैसे लेट्स से 3 अगर हम रख देते हैं या 5 हम रख देते हैं। इसी तरह अगर हम जो विड्थ की वैल्यू थी 1.75 से कम है तो वो सेटोसा भी हो सकता था और साथ में वर्सिकुलर भी, लेकिन अगर जिनका जाना तो वो 1.75 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लेट्स इसको 2.5 रख देते हैं। इसमें देखें आप हमारे पास इसकी 0% कर दिया, इसकी 2% और इसकी देखिए 97% प्रोबेबिलिटी कर दी है। इसी तरह नीचे अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो ये हमारे पास अरे ऑफ 2 यानी कि आरएस फिर जिनका टाइप है। तो वो ग्राफ जिसमें बाउंड्रीज का भी समझ आ गया और देखा आपने किस तरह से प्रोबेबिलिटीज भी उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर और अच्छे से उस चीज़ को क्लासीफाई कर। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया था जब हम जी क्लासीफायर में से हमने एक पैरामीटर पास किया था मैक्स डेप्थ का ना, तो बेसिकली ये पैरामीटर क्यों हम
पास करते हैं और सबसे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की तो ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग क्यों देखी है हमने। तो उसमें ये था कि जब हमारे पास कोई मॉडल का जैसे डिसीजन ट्री है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से चीज़ों को क्लासीफाई कर रहा है, तो ये ज़्यादातर ओवर फिटिंग की तरफ चला जाए। तो ओवर फिटिंग को रोकने के लिए बेसिकली हम रेगुलराइजेशन हाइपर पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, वैसे मोस्टली ये L1 L2 रेगुलराइजेशन ही होती हैं। और मोस्टली दूसरी तरफ साथ ये होता है कि कुछ मॉडल्स अपने आप में से पैरामीटर भी पास कराते हैं जिनसे हम मॉडल को लिमिट लगा सकते हैं या रोक सकते हैं कि तुमने इस हद तक जाना है या इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप है इसी तरह मिनिमम सैंपल स्प्लिट टैब और हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स का ऑप्शन होता है कि हमने कितने फीचर्स अलाउ करने हैं इसको ना डिसीजन ट्रीज को, जिनके बेस पे वो डिटेक्ट करे या क्लासीफाई करे चीज़ों को या ट्रेंड। तो नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमारे पास देखिए ये 2 नोड्स तक हो गया। इसको हम ज़ीरो लेवल कहते हैं, डेप्थ ज़ीरो। और अगर वो एक नोड और बनती है इससे आगे चाइल्ड कह लें तो ये डेप्थ वन है। और इससे आगे मज़ीद अगर दो नोड्स मज़ीद बने तो ये डेप्थ टू है। तो अगर लेट से इधर हम जब इसको ट्रेंड कर रहे थे तो डेप्थ की वैल्यू टू की जगह थ्री कर दें। अच्छा, क्योंकि हमने वैल्यूज़ ही दो ली हुई इस वजह से ये तो उसमें नहीं जाएगा, या मैक्स डेप्थ वन पे चले जाते हैं। आई थिंक सम और एरर आ गया इसमें। रन टाइम तो रुको, ठीक है, और रन टाइम कनेक्शन का आई थिंक सो मसला आ गया, दोबारा चेक करते हैं। हाँ, हाँ, ये देखिए अभी आपके पास पहले हमारे पास क्या कर रहा था वो देखें, 2 नोट्स बने थे। अब इससे आगे अब हम देखें तो मज़ीद वो दोबारा नोट्स लगा रहा है और देखें यहाँ पे इसने पैटर्न लाइन को दोबारा अलग-अलग डिटेक्ट किया है। तो इस तरह हमारा पास कह लें कि मॉडल मज़ीद अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर लेगा। और यहाँ पे भी एक कह लें कि उसने डिसीजन बाउंड्री टाइप लगा ली कि हमारे पास पैटर्न की लाइन अगर 4.9 से हमारे पास कम है तो वो वर्सिकुलर है, 4.9 से ज़्यादा हो रही है तो वो किसमें जा रहा है, आर्टिफिशियल में जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी इसने लगा दी। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम टेक्स्ट डेप्थ को चेंज करके अपने कहने के मॉडल को बेहतर ट्रेन कर सकते हैं, या और फिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम मैक्स स्टेप की वैल्यू कम भी रख सकते हैं। जैसे हमने अपने केस में क्योंकि पैटर्न नेटवर्क में वहीं पे वो अच्छे से उसको कहने के कैटेगराइज कर रहा है, तो हमें डेप्थ थ्री तक जाने की ज़रूरत नहीं थी इस केस में। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई कि किस तरह हम और फिटिंग को प्रिवेंट भी करते हैं सारा। सेकेंडली इसमें ये था कि हमारे पास जैसा डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसी तरह हमारे पास जो डिसीजन ट्री है ये एज अ रिग्रेशन टास्क के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब हमने स्टार्टिंग में लीनियर रिग्रेशन करा था, रिग्रेशन टास्क वो होते हैं जिसमें एक कंटिन्यूस वैल्यू आ रही होती है। और जो हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन के जो टास्क होते हैं इसमें हम कैटेगरीज को क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि ये क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्लास बी से या क्लास सी से। अब हम रिग्रेशन टास्क के लिए हमने क्या किया, एक और डाटा सेट जनरेट कर लिया रैंडमली। और उसको पहले इन दोनों से फ़र्क ये होगा कि जब हम डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हम जब जो मॉडल इंपोर्ट कराते हैं जिस मॉडल को डिसीजन ट्री क्लासीफायर के नाम से आता है। और जब हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन का टास्क कराते हैं उसके नाम से आ रहा है, अब हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो डिसीजन ट्री रिग्रेसर का होगा। बाकी इनकी कोड में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो डॉट फिट नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से इसमें भी हमारे पास सिमिलरली
रिग्रेशन के टास्क में। अच्छा, जिस तरह हमारे पास ऊपर वो गिनी के स्कोर को मिनिमाइज़ कर रहा होता है और क्या है ना कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, इसी तरह हमारे पास जो डिसीजन रिग्रेसर होता है इसमें वो कोशिश करता है जो स्क्वेयर्ड एरर की वैल्यूज़ होती हैं या एमएसई जो हम रिग्रेशन के टास्क के कहने के मैट्रिक्स होते हैं उनको वो मिनिमम करने की कोशिश करता है। और ऊपर अगर हम देखें तो जब हमारे पास जो वैल्यू थी, वैल्यू में वो क्लासेस की वैल्यू दे रहा था कि हमारे पास इस क्लास की वैल्यू कितनी है, 0 है, 50 है, 45 है, इस तरह से। यहाँ पे अब जब वो वैल्यू की बात करेगा तो वैल्यू में यहाँ पे क्योंकि रिग्रेशन के टास्क में कंटिन्यूस वैल्यू आती है, इस वजह से यहाँ पे ये कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा था। अब ये जो कंटिन्यूस वैल्यू होती है बेसिकली ये 200 सैंपल्स का मीन वैल्यू होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई एक वैल्यू तो नहीं पिक करेगा रैंडमली जिसको वैल्यू का दर्जा दे दे या वैल्यू के में असाइन कर दे। तो वो क्या करता है कि उसके पास जितने सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स का वो मीन लेता है और वो जो वैल्यू होती है वाई की उसको वो वैल्यू में शो करा देता है। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि लेट्स से अगर हमारे पास जो x1 है एक कोई फीचर है, अगर उसकी वैल्यू 0.49 से कम है तो कहता है कि हमारे पास फिर जो उसकी वैल्यू का आ रहा है वो आंसर है वो 0.049 है। अब इसमें से भी वो कह रहा है कि अगर ये ट्रू होता है तो इसका मतलब है उसका जो स्क्वेयर्ड एरर है वो 0.02 और ऐसे 200 में से हमारे पास 99 सैंपल हैं। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो हमारे पास 2 से 99 भी चलेगी, तो इसका मतलब 200 में से 101 हमारे पास इधर बच गए। अब फिर दोबारा x1 फीचर पे इसी तरह जिस तरह उधर पेटल लेंथ और पेटल विड्थ पे वो चेक करता है, यहाँ पे दोबारा x1 पे ये दो उसकी वैल्यूज़ को चेक करेगा। अगर उसकी वैल्यूज़ ये हैं तो हमारे पास फिर क्या आंसर आएगा और फिर उनसे सैंपल्स कितने मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं। तो अब इसमें से भी अगर ट्रू होता है तो फिर वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 16 सैंपल्स हैं जिनकी वैल्यू क्या है कि हमारे पास 0.07 से भी कम है और बाकी कुछ सैंपल्स 83 उनकी वैल्यू 0.07 से ज़्यादा है। और उस टाइम उनकी वैल्यूज जो वाई की वैल्यू होगी या प्रेडिक्शन होगी वो ये वैल्यू होगी 0.259 या 0.7939। और अगर उसकी वैल्यू लेट से इनसे कम है 0.5761 से तो तब वो इस तरफ आ जाएगा, इसमें 19 सैंपल्स हैं। और अगर वो हमारे पास इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी है तो फिर हमारे पास वो इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे 82 सैंपल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो कहने के हम नोट कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे जो वैल्यू की वैल्यू वो नेगेटिव हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि x1 अगर हमारे पास लेस देन था 0.5761 से हमारे पास, तो उस टाइम उसने उसकी जो वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है 0.5963। और अगर वो इससे ज़्यादा था तो वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि वो फॉल्स कंडीशन वो इस तरफ नीचे आएगा। उस टाइम अगर वो उसकी जो वैल्यू देगा वो कितने देगा, -0.6995 देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कहने के ये प्रेडिक्शन बेस्ड वैल्यूज़ होती हैं x1 की। और जो हमारे पास स्क्वेयर्ड एरर था ये उसको मिनिमम करने की कोशिश करता रहता है हर ईच नोड के ऊपर जाकर। तो कहने कि ये हमारे पास पेरेंट नोड है तो यहाँ किसी इसकी चाइल्ड नोड्स होती है। तो जिस या किसी मज़ीद चाइल्ड नोड्स नहीं होती उसको हम सिर्फ कहते हैं कि ये हमारे पास पत्ता है, यानी कि लीफ है, यानी कि मज़ीद इससे आगे ये शाख भी नोड नहीं है कि इसमें मज़ीद पत्ते नहीं लगे, मज़ीद लीव्स नहीं लगे। तो इस तरह हमारे पास जितना लोड स्क्वेयर एरर होगा उतनी हमारी जो प्रिडिक्शन होंगी बेटर होंगी अगले सबसे। तो इस तरह से हमारे पास जो डिसीजन ट्री जिस तरह हमने हाउस प्रिडिक्शन का टास्क किया था तो वो हम डिसीजन ट्रीज के थ्रू भी कर सकते हैं और उसको इस तरह डिसीजन ट्री में विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है और असाइनमेंट पहले भी तो 3 दी थी। किसी ने अभी तक ना ग्रुप में क्वेश्चन पूछा कि असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करनी है। तो या हमने ये असाइनमेंट की है और ये एरर आया कि हमें ये मसला दरपेश हो रहा है। तो अभी हाउसिंग जो डाटा था, डाटा सेट है वो भी ग्रुप में शेयर की हुई है CSV फाइल। अब आपने डिसीजन ट्री को भी देख लिया कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, ट्री प्लॉट किस तरह से करते हैं वो भी आपने देख ली। तो आपने क्या करना है कि डिसीजन क्लासिफिकेशन टास्क मैंने कंप्लीट कराया आईरिस के डाटा सेट के ऊपर। ये तो जो रिग्रेशन का टास्क था इस पे मैंने खुद से डाटा जनरेट करके उसको आपकी वैल्यू दिखाई है, वो भी सिर्फ एक फीचर लेके। आपके पास हाउसिंग स्कीम का डाटा पड़ा है, आप उस पर डिसीजन ट्री अप्लाई करें, देखें किस तरह अप्लाई करना है और फिर अपने रिजल्ट शेयर करें और देखें आया वाकई वो हाउसिंग को उस तरह से प्रेडिक्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है, MSC की वैल्यूज़ क्या आई हैं। और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास पे यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं फिर। कोई सवाल नहीं है।